हेलो दोस्तों, दिशा कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th के लिए सामान्य ज्ञान जो है लाइव टेस्ट क्लास 9th के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, एमसीक्यू लाइव टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन मतलब मेरा कहने का मतलब आज ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहे। आज हम जो है पहला पार्ट लेकर आए हैं और जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल एंट्रेंस क्लास नहीं देखी है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की जो उसमें लाइव मॉक टेस्ट साइंस के, अगर जिन्होंने साइंस के मॉक टेस्ट नहीं लगाए हो तो उसका जो है लिंक आपको इस दिशा कोचिंग सेंटर पर जाकर अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, जर्नल साइंस की सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से इस चैनल पर, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपके लिए। आप देखो और आपको उसका टेस्ट लगाना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी मेहनत की है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का हम जो है एमसीक्यू लाइव टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला है, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। क्वेश्चन है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जीवों के वर्गीकरण को, जीवों के वर्गीकरण का विज्ञान कहा जाता है किसे? ए एस्ट्रोलॉजी, बी एंटोमोमी, सी टैक्सोनॉमी और डी है मॉर्फोलॉजी। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए कौन सा जो है आपका सही ऑप्शन रहेगा, ए बी सी या फिर डी? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? बताइए। चार ऑप्शन हो आपके पास, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण का विज्ञान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, बी में है एंटोमी और सी में है टैक्सोनॉमी और डी में है मॉर्फोलॉजी। विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज द फंक्शन ऑफ न्याय पंचायत? न्याय पंचायत के कार्य के रूप में कौन सा कथन गलत है? ए इट मेंटेन्स विलेज स्कूल, बी इट रन्स हेल्थ सेंटर्स, सी इट गिव लोन्स टू द फार्मर्स और डी है, और डी वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबोव। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए। क्वेश्चन है, न्याय पंचायत के कार्य के रूप में कौन सा कथन जो है गलत है, कौन सा गलत बताना है यहाँ पर? ठीक है, तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए। ऑप्शन ए कहना जो है न्याय पंचायत जो है गांव के स्कूलों को जो है उनको सुधारती है, मतलब अच्छा करवाती है। और दूसरा है, क्या वो हेल्थ जो स्वास्थ्य सेंटर है उनको चलाती है? या फिर डी में है कि जो न्याय पंचायत है वो क्या फार्मर्स को, क्या किसान को लोन देती है? या डी है ये ऊपर वाले, डी ऑप्शन में या ऊपर वाले तीनों सही? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए, क्या ऊपर तीनों वाले सही? तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज हु वाज नोन एज द फोंटिनर गांधी? सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी अली ब्रोदर्स, सी खान अब्दुल गफ्फार और डी है जिन्ना। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए। चार ऑप्शन आपके पास। क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द फ्रंटिनर गांधी। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए। यानी कि जो सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता था? बताइए। जो है क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता था? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो चलिए अपना आंसर चेक करते। करेक्ट आंसर सी खान अब्दुल गफ्फार इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भव्य बूढ़ा किसे कहा जाता था? ए लाला लाजपत राय, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी है महात्मा गांधी और डी है दादा भाई नारोजी। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए। क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय कांग्रेस का भव्य बूढ़ा किसे कहा जाता है, कहा जाता था? ए लाला लाजपत राय, क्या लाला लाजपत राय को कहा जाता था? बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, पटेल जी को कहा जाता था, ठीक है। सी है महात्मा गांधी को, क्या महात्मा गांधी जी को कहा जाता था? और डी है दादा भाई नारोजी, क्या दादा भाई नारोजी को कहा जाता था? तो चलिए अपना आंसर चेक करते। करेक्ट आंसर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, दादा भाई नारोजी को ही जो है भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या कहा जाता है? वो ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु वाज कॉल्ड देशबंधु, देशबंधु किसे कहा जाता था? ए लाला लाजपत राय, बी चंद्रशेखर आजाद, सी चित्तरंजन दास और डी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन में पूछा कि जो देशबंधु है, देशबंधु किसे कहा जाता था? बताइए, जो देशबंधु है किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को, बी चंद्रशेखर आजाद को, सी चित्तरंजन दास को या डी है बाल गंगाधर तिलक को। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए। तो चलिए अपना आंसर चेक करते। करेक्ट आंसर सी इज द राइट आंसर। जो है चित्तरंजन दास को ही क्या कहा जाता था? देशबंधु या फिर देशबंधु ही कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉक विच इज हार्डर देन इट्स ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट, उस वह चट्टान जो अपने मूल घटक की तुलना में कठिन है। ए सेडिमेंट्री रॉक, बी इग्नोस रॉक और सी है मेटाफोर्पिक रॉक। ठीक है, और डी है कोल। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए। क्वेश्चन है जो द रॉक विच इज हार्डर देन इट्स ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए। वह चट्टान जो अपने मूल घटक की तुलना में कठिन है। तो कौन सी रॉक होती है? ऑप्शन ए वाली जो होती है सेडिमेंट्री रॉक होती है, ऑप्शन बी वाली है इग्नेस रॉक होती है और सी वाली है मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक रॉक होती है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए। या फिर कोल होती है? कौन सा जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा? बताइए। चलिए अपना आंसर चेक करते। करेक्ट आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज टेकन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इन ए रूरल एरियाज, बी इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरियाज, सी है अर्बन एरियाज ओनली और डी है ऑल ऑफ द अबव। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए। क्वेश्चन है बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषण हुआ है, किस पर हुआ है? ए रूरल एरियाज में हुआ है, बी इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरियाज में हुआ है, अर्बन एरियाज में हुआ है सिर्फ, और डी है ऑल ऑफ द अबव या फिर इन सभी में हुआ है। बताइए। क्वेश्चन है एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज टेकन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषण हुआ है। ए रूरल एरियाज ओनली, बी इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरियाज और सी है अर्बन एरियाज ओनली और डी ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर कहाँ हुआ होगा प्रदूषण? वहीं हुआ होगा ना जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो हम कह ही नहीं सकते कि सिर्फ और सिर्फ जो है, ये तो हम कह ही नहीं सकते सिर्फ और सिर्फ कि रूरल एरिया में हुआ है पोल्यूशन। ठीक है, और ना ही ये कह सकते कि सिर्फ अर्बन एरिया में हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल और जो अर्बन एरियाज है, ठीक है, उन्हीं में जो पोल्यूशन बड़े पैमाने पर हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स, पत्तियों से जल वाष्प की रिहाई है। ए इवेपोरेशन, बी ट्रांसपिरेशन और सी है फर्स्ट और डी है ड्यू। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए। ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, डी वाला है। विच वन इज द करेक्ट आंसर? प्रश्न है द रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स, जो पत्तियों में से जो जल वाष्प की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बताइए। चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा जो आपका करेक्ट रहेगा? बताइए। तो चलिए अपना आंसर चेक करते। करेक्ट आंसर बी ट्रांसपिरेशन इज द राइट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द पंचायत, जो पंचायत है उनकी आय का स्रोत क्या है? उनकी आय का स्रोत क्या है? यानी कि जो पंचायत है उनकी आय का स्रोत क्या है? ए हाउस टैक्स है, बी एजुकेशन टैक्स है, सी इनकम टैक्स है और डी है ट्रांसपोर्ट टैक्स। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए। जो पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? ए हाउस टैक्स है, बी एजुकेशन टैक्स है, सी इनकम टैक्स है, डी ट्रांसपोर्ट टैक्स है। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए। तो चलिए अपना आंसर फाइंड आउट करते। करेक्ट आंसर इज हाउस टैक्स इज द राइट आंसर। हाउस टैक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जॉइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउस इज कॉल्ड हाउस इन कॉल्ड एज, दोनों घरों के संयुक्त रूप में बुलाया जाता है। यानी कि जॉइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउसेज इन इज कॉल्ड A the member of parliament, B joint session, C the speaker of Lok Sabha और D है the defense minister। which one is the correct answer? बताइए। प्रश्न है 10 का जो प्रश्न है वो है a joint sitting of the two houses in called as A the members of parliament, B joint session, C the speaker of Lok Sabha और D है the defense minister।
विच वन इज द करेक्ट आंसर बताइए। तो चलिए अपना आंसर जो चेक करते हैं। करेक्ट आंसर बी, ज्वाइंट सेशन इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जुडिशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसद का न्यायिक कार्य है, यानी कि जो है जुडिशियल फंक्शन कौन सा पूछा है यहाँ पर, जुडिशियल फंक्शन के बारे में पूछा है, किसका, पार्लियामेंट का। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इन कैन इम्पीच एंड रिमूव द प्रेसिडेंट आउट ऑफ हिज ऑफिस, और बी ऑप्शन है इट कैन इम्पीच द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और डी है इट कैन इम्पीच द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, और डी है ऑल ऑफ द अबोव। विच वन इज द करेक्ट आंसर बताइए। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जुडिशियल फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि इनमें से कौन सा जो है संसद का न्यायिक कार्य है। तो चलिए आंसर चेक करते, करेक्ट आंसर डी, ये सभी जो है संसद के न्यायिक कार्य हैं। पार्लियामेंट के जो जुडिशियल फंक्शन है, ए वाला भी, ठीक है, ए वाला भी है आपका करेक्ट, बी वाला भी और सी वाला भी, यानी कि ऑल ऑफ द अब ये ऊपर के जो तीनों है ये क्या पार्लियामेंट के जुडिशियल फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें कितने प्रकार की जो आपत्ति आपातकाल की स्थिति दी गई है, इमरजेंसीज प्रोवाइडेड, 3 दी गई हैं, 4 दी गई हैं या फिर 2 दी गई हैं। विच वन इज द करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थिति दी गई है, ए 3, बी 4, सी 6 और डी है 2। विच वन इज द करेक्ट आंसर बताइए। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर 3, जो है 3 प्रकार की जो क्या दे रखी है इमरजेंसी, जो इमरजेंसीज हैं वो दे रखी है, आपात स्थिति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेरिक थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड। वायु के क्षैतिज गति से वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण कहा जाता है, ए डिस्पर्सन, बी कन्वेक्शन, सी पोलराइजेशन और डी रिफ्लेक्शन। विच वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ हीट in the atmosphere through horizontal movement of the air is called a dispersion, b advection, c है polarization और d है reflection। which one is the correct answer बताइए, कौन सा जो है करेक्ट रहेगा। इन चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा आपका सही रहेगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, आपका जो बी है वो बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नॉन ग्रीन हाउस गैसेज आर, गैर ग्रीन हाउस गैस हैं, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। विच वन इज द करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा जो है इनमें से करेक्ट है। प्रश्न है द नॉन ग्रीन गैस हाउस गैसेज आर, गैर ग्रीन हाउस गैस हैं, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। विच वन इज द करेक्ट आंसर बताइए। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर डी इज द राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ विच डील्स विद इंटररिलेशनशिप बिटवीन द लाइफ फॉर्म्स एंड द इन्वायरमेंट। वह अध्ययन जो जीवन रूपों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों से संबंधित है, ए जूलॉजी, बी एस्ट्रोलॉजी, सी इकोलॉजी और डी है एंटोमोलॉजी। विच वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है द स्टडी विच डील विद interrelationship between the life forms and the environment is called is a zoology, b astrology, c ecology और d है एंटोमोलॉजी। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं कौन सा करेक्ट रहेगा। सी इज द राइट आंसर, इकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हुज डेथ अकर्ड आउटसाइड इंडिया वाज, उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनकी मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई थी। ए है मिस्टर पीवी सिंह, वीपी सिंह, सॉरी मिस्टर वीपी सिंह है, और डी है मिस्टर चौधरी चरण सिंह, और बी पे है दूसरा चौधरी चरण सिंह है, और सी पे है लाल बहादुर शास्त्री जी, और तीसरे डी पे है चंद्रशेखर। बताइए तो उस प्रधानमंत्री की जो है नाम बताइए, उस प्रधानमंत्री जी का नाम बताइए जो भारत के बाहर जो उनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, क्या हो गई थी, डेथ हो गई। तो बताइए कौन से जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। ए है, ए में है मिस्टर पीवी सिंह, वीपी सिंह, सॉरी वीपी सिंह है ये,
डी में मिस्टर चौधरी चरण सिंह, सी में लाल बहादुर शास्त्री और डी में है चंद्रशेखर। बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। सी इज द राइट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट। भारत के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है। ए सिटीजन ऑफ दिल्ली, ही मस्ट बी नॉट लेस देन 35 years of age, और सी है ही मस्ट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और डी ऑल ऑफ द अबोव। विच वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है भारत के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि भारत के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है। हु कैन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ the state. A citizen of Delhi, B he must be not less than 35 years of age, और डी है सी है मस्ट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और डी है ऑल ऑफ द अबोव। विच वन इज द करेक्ट आंसर। बताइए कौन सा जो है करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज द बी इज द राइट आंसर। जो है क्या है, ही मस्ट बी नॉट लेस देन 35 years ऑफ एज, वो 35 साल से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द गैप बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन। ठीक है, दो संसद के लगातार सत्रों के जो बीच का अंतर इसे अधिक नहीं हो सकता। किससे अधिक नहीं हो सकता। 2 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता, 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता है, फिर 9 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। विच वन इज द करेक्ट आंसर। बताइए द गैप बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 2 मंथ्स, 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 9 मंथ। तो चलिए अपना आंसर चेक करते। करेक्ट आंसर इज सी, 6 मंथ इज द राइट आंसर। 6 मंथ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा शुड बी नॉट एक्सीड्स, यानी कि जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट द नंबर ऑफ लोकसभा शुड नॉट एक्सीड्स, कितनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ए 465, बी 445, सी 553 और डी है 605। विच वन इज द करेक्ट आंसर। बताइए इन चारों में से कौन सा रहेगा करेक्ट आंसर। प्रश्न है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा शुड नॉट एक्सीड, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 545 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 545 545 से जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंटिंग का लास्ट सुपर एंड मोनालिसा was painted by, जो लास्ट सुपर मोनालिसा की जो नामक पेंटिंग द्वारा चित्रित किया गया था, जो मोनालिसा की पेंटिंग थी उसको किसने चित्रित किया था। ए ऑप्शन ने, बी ने, सी ने या फिर डी ने। विच वन इज द करेक्ट आंसर। बताइए जो मोनालिसा की पेंटिंग है लास्ट सुपर और मोनालिसा नामक पेंटिंग द्वारा चित्रित, यानी कि उसको किसने बनाया गया था, किसने जो पेंटिंग की थी उसकी। द पेंटिंग का लास्ट सुपर एंड मोनालिसा वाज पेंटेड बाय, किन्होंने जो है पेंटिंग की थी। तो चलिए अपना आंसर चेक करते। करेक्ट आंसर ए इज द राइट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कर्स हैविंग नथिंग टू लूज बट देयर चेन्स वाज सेड बाय, श्रमिकों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन उनकी जंजीरों से कहा गया है। ये सब किसने कहा था। ए हिटलर ने, बी नेपोलियन ने, सी कार्ल मार्क्स ने और डी है स्टालिन ने। विच वन इज द करेक्ट आंसर। Worker have workers have nothing to lose, but their chains was said by who? Option A Hitler, B Napoleon, C Karl Marx और D Stalin. Which one is the correct answer? बताइए। करेक्ट आंसर इज सी इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स इज द करेक्ट आंसर। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि श्रमिकों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन उनकी जंजीरों से कहा गया है। चेन्स वा सेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। द फॉल ऑफ द सीजर, ठीक है, निकोलस सेकंड इज नोन एज द ए इंडस्ट्रियल, बी फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, सी रेड रिवॉल्यूशन और डी है सोशल रिवॉल्यूशन। विच वन इज द करेक्ट आंसर। सीजर निकोलस के पतन को निम्न रूप में जाना जाता है। किसके नाम से जाना था। ए इंडस्ट्रियल नाम से जाना जाता है, बी या फिर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, या डी रेड रिवॉल्यूशन के नाम से जाना था, या डी सोशल रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। विच वन इज द करेक्ट आंसर। बताइए
द फॉल ऑफ द सीजर निकोलस is known as the A. Industrial, B. February Revolution, C. Red Revolution और D है Social Revolution. Which one is the correct answer? बताइए। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर फरवरी रिवॉल्यूशन है राइट आंसर। ठीक है, फरवरी रिवॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पिछला क्वेश्चन था आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्मा वाज कैप्चर्ड बाय, बर्मा द्वारा कब्जा कर लिया गया था किस पर? बर्मा वाज कैप्चर्ड बाय, यानी कि जो बर्मा है उस पर किसका कब्जा हो गया था? ए अमेरिका का, बी ब्रिटेन का, सी रशिया का और डी है पुर्तगाल का। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए। प्रश्न है बर्मा वाज कैप्चर्ड बाय ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रशिया और डी है पुर्तगाल। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए कौन सा जो है करेक्ट रहेगा। चलिए अपना आंसर चेक करते। करेक्ट आंसर ब्रिटेन द्वारा जो वहां पर क्या कर लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था, यानी ब्रिटेन ने क्या कर लिया था, वहां पर कब्जा कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल टू, केंद्र में मंत्रियों की परिषद के लिए जिम्मेदार है कौन? द प्रेसिडेंट, बी द चीफ मिनिस्टर, सी द सुप्रीम कोर्ट और डी है द लोकसभा। विच वन इज द करेक्ट आंसर? The Council of Ministers at the center is responsible to A. President, B. Chief Minister, C. The Supreme Court और D है the लोक सभा। Which one is the correct answer? बताइए कौन सा जो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट रहेगा। तो चलिए अपना आंसर चेक करते। करेक्ट आंसर डी इज द राइट आंसर, लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंक्लूडेड in the constitution under the A article 351, B article 72, C article 51A और D article 65। which one is the correct answer? संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। प्रश्न है, क्वेश्चन है संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ए आर्टिकल 351, बी आर्टिकल 72, सी आर्टिकल 51A और डी है आर्टिकल 65। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू इक्वलिटी। प्रश्न है राइट टू इक्वलिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ, हमारे संविधान में समानता के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ए चाइल्ड लेबर, बी अनटचेबिलिटी, सी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और डी है ऑल ऑफ दीज। विच वन इज द करेक्ट आंसर? इसमें बताया गया है, प्रश्न में पूछ रहा है कि जो राइट ऑफ, जो हमारे संविधान में समानता का अधिकार में एक और अधिकार था जिसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो वो कौन सा अधिकार था? ए चाइल्ड लेबर, बी अनटचेबिलिटी और डी है सी है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और डी है ऑल ऑफ दिस। विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो वो कौन सा है? अनटचेबिलिटी का जो अधिकार था उसको क्या कर दिया, सम भारत में जो हमारे संविधान है उसमें समानता के अधिकार में से इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉन्ज वाज मेड बाय मिक्सिंग, जो कांसे होता है, ठीक है, वो किससे मिलकर बनाता है? ए कॉपर एंड मैग्नीज, बी कॉपर एंड जिंक, सी कॉपर एंड लीड और डी है आयरन एंड टीन। बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर? ब्रॉन्ज वाज मेड बाय मिक्सिंग ए कॉपर एंड मैग्नीज, बी कॉपर एंड जिंक, सी कॉपर एंड लीड और डी है आयरन एंड टीन। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए कौन सा इनमें से करेक्ट रहेगा। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर बी इज द राइट आंसर, कॉपर एंड जिंक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 28 का आर्यों का प्राचीनतम भाषा क्या थी? जो आर्यों की प्राचीनतम भाषा कौन सी थी? ए संस्कृत, बी उर्दू, सी तमिल और डी है अफगानी। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए। जो है द अर्लीस्ट लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस वाज, जो आर्यों की प्राचीनतम भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, उर्दू थी, तमिल थी, अफगानी थी। विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो चलिए अपना आंसर चेक करते। करेक्ट आंसर ए संस्कृत इज द राइट आंसर, संस्कृत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामंतवाद केंद्रित दौर था, जो सामंतवाद था सेंटर्ड राउंड ए आर्ट, बी बिजनेस, सी लैंड और डी है सर्जरी। बताइए।
जो सामंतवाद था वो किस पर केंद्रित था? आर्ट पर था, बिजनेस पर था, लैंड पर था, सर्जरी पर था? उनका दौर क्या था? आर्ट, बिजनेस, लैंड, सर्जरी। तो करेक्ट आंसर सी, लैंड इज द राइट आंसर। फ्यूडलिज्म सेंटर्ड राउंड, ऑप्शन सी द राइट आंसर, सी लैंड। ठीक है, ये आज के जो हमारे 29 क्वेश्चन थे। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहें और इसी प्रकार आप 2 बजे डेली आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सोशल साइंस की क्लास ले सकते हैं, डेली 2 बजे आप देख सकते हैं। और मेरी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करें जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th के लिए। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल दिशाएं कोचिंग सेंटर के साथ जुड़ें ताकि हम आपको डेली अपडेट इसके सोशल साइंस के लिए क्लास डेली अपडेट देते रहें। और ये हमारा मॉक टेस्ट चलेगा। और आपने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है, अगर जनरल साइंस की क्लास नहीं लगाई है तो उसका जो लिंक है आपको प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल दिशाएं कोचिंग सेंटर पर मिलेगी। हमने उसके 19 पार्ट बना रखे हैं, लगभग 400 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। वहां पर आप जाकर उसका मॉक टेस्ट लगाएं और सैनिक स्कूल में एंट्रेंस पाएं।